हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद सोनू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से दीपावली मनाइएगा। चलिए आज इस टॉपिक में लेक्चर नंबर 2 आपका लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था। इसेंट्रिसिटी क्या है, डायरेक्ट लोड क्या है, इसेंट्रिसिटी लोड क्या होती है, कैसे एक्ट होती है, किसको माइनस किसको प्लस साइन, ये सब के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। यानी कि पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम जानेंगे आपको लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। ये तो जान चुके कि इसेंट्रिसिटी होता है क्या। जरा सा इसेंट्रिसिटी का डिफिनेशन यहाँ पर दिखा रहे थे आप लोगों को। कोई भी स्ट्रक्चर पे जब इसेंट्रिक लोड लगता है, सेंट्राइडल एक्सिस के पैरेलल जो लोड लगते हैं उसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। यानी वैसा एक्सटर्नल लोड जो सेंट्राइडल एक्सिस के सीजी के पैरेलल लगे उसको इसेंट्रिसिटी लोड कहा जाता है। और उन दोनों के बीच के पैरेलल डिस्टेंस को जो कि यहाँ से यहाँ है उसको इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। अब ज़्यादा डीप में जाएंगे तो टाइम व्यर्थ होगा, आप जाके पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। इसी इसेंट्रिसिटी का लिमिट कहाँ तक होगा, वह कहाँ तक जाएगा, हमें लिमिट मालूम करना बहुत ज़रूरी है। या लिमिट ना बोले तो बोल सकते हैं कि नो टेंशन। यानी कि जब आरसीसी यानी जब आपको स्ट्रक्चर पे, ये जरूरी नहीं कि आरसीसी होगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर पे जब लोड आ रहे हैं तो लोड कैसा लोड होगा, वह टेंशन लोड नहीं होता है। कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर पे लोड आता है, इस पे अगर लोड आता है तो वह टेंशन लोड नहीं होता है, कंप्रेसिव लोड होता है। क्योंकि उसको कंप्रेस करने के चांस में रहता है, उसको पुश करने के चांस में रहता है, ना कि पुल। तो उस केस में टेंशन नहीं है तो वह कहाँ तक दबेगा, कहाँ तक उसको इसेंट्रिसिटी होगा, उस लिमिट को, उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे आज इस सेशन के अंतर्गत। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट सेक्शन, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, कॉलम, ये सब मतलब डिफरेंट सेक्शन में कितना इसेंट्रिसिटी का लिमिट जाता है वो देखेंगे। आज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस इसेंट्रिसिटी का यूज करके न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक डाला गया लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी या कंडीशन फॉर नो टेंशन। नो टेंशन के केस में लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी के बारे में जानना है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम, क्योंकि हमें निकालना है, हमें सब अननोन है, तो हम क्या करेंगे, उसको लेट करेंगे, मान लेंगे। मान लिए हम कि ए और बी और सी और डी, ए जो है एक सिमेट्रिकली कॉलम है। क्या है, यह एक सिमेट्रिकली कॉलम है, या आप मान लीजिए रेक्टेंगुलर है। यानी ए बी सी एक सिमेट्रिकली कॉलम है जिसका सेंट्राइडल एक्सिस आपको पता ही है कि सी बीच में लाइज करता है, सेंटर पे सेंट्राइडल एक्सिस ए है, जिसपे आपको एक्सटर्नल लोड बोले तो पी, एक्सटर्नल लोड बोले तो पी, यानी इसेंट्रिसिटी लोड हो गया या इसेंट्रिसिटी लोड आपको बोले तो ए है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी लोड और सेंट्राइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आपको ई है। क्या है, ई है, यानी इसेंट्रिसिटी। अगर इसको बोला जाए तो बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। ये समझेंगे, यह एक रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकली कॉलम है। सिमेट्रिकली कॉलम करने का मतलब उसका इक्वल हो दोनों, ए और ए, यानी सिमेट्रिकली कॉलम है जिसका सीजी सेंटर में लाइज कर रहा है, जिस पर एक्सटर्नल लोड यानी इसेंट्रिसिटी लोड पी एक्ट कर रहा है, और इसेंट्रिसिटी लोड और सेंट्राइडल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को आप बोलते हैं ई, यानी इसेंट्रिसिटी। तब यहाँ पर क्या हम देखेंगे, ये बताइए आप कि जब इस पे लोड लगेगा, जब इस पे इस तरह से लोड लगेगा, एक्सटर्नल लोड लगेगा, तो इसमें तो स्ट्रेस जनरेट होगा ही। इसमें क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस। समझिएगा, इसमें क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस। इसमें क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर पे जब हम लोड लाएंगे तो क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस का डेफिनेशन फिर से देख लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया होता है। जितना एरिया में जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उसमें जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको मतलब जो है फोर्स अपॉन एरिया में जो जनरेट होता है उसी को स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, अच्छा से समझिएगा आराम से। तो ये स्ट्रेस जनरेट होगा। अब जो स्ट्रेस जनरेट होगा तो एक दो तरह के स्ट्रेस में जनरेट हुआ। कितने तरह के, दो तरह के स्ट्रेस जनरेट हुआ।
जब भी कोई स्ट्रक्चर पे लोड, एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो उसमें क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। और दो तरह के स्ट्रेस जनरेट होंगे, एक को स्ट्रेस होगा डायरेक्ट और एक बेंडिंग। और डायरेक्ट बेंडिंग क्या, उसको हम समझाते हैं। पहला जो स्ट्रेस जनरेट होगा वह आपको डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा, और दूसरा जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो आपको बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। दो तरह के स्ट्रेस जनरेट होंगे, एक आपको डायरेक्ट स्ट्रेस और एक आपको बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस होगा जब इस पे फोर्स लगाया गया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, यानी ये हो गया। अब बात रहा बेंडिंग स्ट्रेस, तो जो आपको बेंड करेगा यानी वैसा फोर्स जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को बेंड करे, मतलब किसी न किसी तरह मुड़ा दे, किसी एंगल पे मुड़ा दे। बेंडिंग स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस जो किसी भी एक्सटर्नल लोड की वजह से स्ट्रक्चर को बेंड कर दे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, उसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये आपको बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। दो तरह के स्ट्रेस जनरेट हुए, एक डायरेक्ट स्ट्रेस, एक बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और डायरेक्ट यानी कि डी से डिनोट कर देंगे। उस तरह से बेंडिंग को सिग्मा बी से डिनोट कर देंगे। यह डिनोट करने का एक सिंबल है, आप कुछ भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। यानी दो तरह के स्ट्रेस जनरेट हुए, आपको डायरेक्ट स्ट्रेस और एक बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस को सिग्मा डी से और बेंडिंग स्ट्रेस को सिग्मा बी से हम डिनोट कर दिए। अब इसमें और कोई क्या क्या जनरेट होगा, अब अभी तो यहाँ पर दो चीज जनरेट हुआ है। अभी यहाँ पर दो चीज जनरेट हुआ है। अब देखिए, जब भी कोई स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल लोड लगेगा, जब भी कोई स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल लोड लगेगा तो वो क्या होगा, वो दबने का चांस करेगा। ये एक मान लीजिए स्ट्रक्चर है रेक्टेंगुलर ही मान लीजिए, इस पे जब हम इस तरह से लोड लगाएंगे इस तरह से, तो ये दबने का चांस करेगा। दबना मीन्स कॉम्प्रेसिव फोर्स, यानी कि वह फोर्स जो स्ट्रक्चर को पुश कराता है, दबाता है, उसको कॉम्प्रेसिव फोर्स बोला जाता है। कौन सा फोर्स बोला जाता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स बोला जाता है। क्या बोले हम, वैसा फोर्स, क्या बोले फिर समझिए, यानी वैसा फोर्स जो स्ट्रक्चर को पुश करा देता है उसको बोला जाता है कॉम्प्रेसिव फोर्स। अगला ये भी चांस बन सकता है कि लोड, एक्सटर्नल लोड जब लगा रहे हैं तो स्ट्रक्चर को पुल भी कर सकता है। स्ट्रक्चर को पुल भी कर सकता है मतलब स्ट्रक्चर को खींच भी सकता है। जैसे एक सरिया लीजिए, जैसे एक पतला सा वायर लीजिए या कॉलम कुछ भी लीजिए वायर का, तो उसको इस तरह से आप पुश करेंगे, पुल करेंगे, वह खींचेंगे, तो वह खींचना ही क्या कहलाता है, टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। यानी टेंशन फोर्स का अगर डिफिनेशन दिया जाए तो बोलता है वैसा फोर्स जो किसी भी स्ट्रक्चर को क्या करे, खींचे, पुल करे, उसको टेंशन फोर्स के नाम से जाना जाता है। तब आप यहाँ पर कहेंगे कि, अब इसको आउट करते हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि आपको तो टेंशन फोर्स यहाँ पर लिखा है कि नो टेंशन, कि स्ट्रक्चर पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इसेंट्रिसिटी निकालना है, यानी कि जब भी स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसमें नो टेंशन, यानी कि टेंशन नहीं लेना है। हम पहले ही बताए थे कि कोई भी स्ट्रक्चर पे लोड लगाएंगे तो उसमें टेंशन फोर्स ही आता है, कंप्रेशन फोर्स नहीं आता है, ये हम बोले थे। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि कोई भी स्ट्रक्चर पे, चाहे कॉलम हो, चाहे बीम हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर शेप का हो, उस पे जब आप एक्सटर्नल लोड लगाएगा तो वह दबने का चांस करता है, उसको कंप्रेसिव। लेकिन उसमें टेंशन भी डेवलप होता है जिसको हम कंसीडर नहीं करके चलते हैं, उसको हम नहीं मानते हैं, इसलिए बोल दिए थे शुरू में कि आपको टेंशन फोर्स इसमें नहीं आएगा। सो ऐसा नहीं है कि उसमें टेंशन फोर्स नहीं होता है। अभी तो हम यही जाने थे कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स दो तरह का फोर्स आया, लेकिन एक को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। चलिए हम कंसीडर नहीं करेंगे। तब इस तरह से हमको दो केसेस राइज होंगे। पहला केस राइज हुआ कि डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल होगा बेंडिंग स्ट्रेस से, और या तो डायरेक्ट स्ट्रेस ज़्यादा होगा बेंडिंग स्ट्रेस से। ये दो केस राइज होते हैं। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दो केस राइज होगा। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, और याद रखिएगा ये पूछता है आपको, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों को कंबाइन करने का मतलब
दोनों को मिला दे तो कुछ इस तरह से आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए अगर अलग अलग तोड़े तो डायरेक्ट स्ट्रेस, इसका मतलब होता है कि इक्वल है बेंडिंग स्ट्रेस से, और एक बच्चा इसका मतलब हुआ कि ग्रेटर देन है। तो इस तरह से अगर हम कंबाइन करके चलते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। अब हम देखते हैं कि क्या आता है। हमको लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी निकालना है। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम ये सब फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। अब देखिए जो डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल, डायरेक्ट स्ट्रेस को क्या हम वहां पर लिखे थे, फोर्स अपॉन एरिया। सबसे पहले जब पॉइंट चले थे तो बताए थे डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब बच गया ए। अब बेंडिंग स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन में जेड। अब बेंडिंग स्ट्रेस को एम अपॉन में जेड हम कैसे लिखे हैं तो हम जानते हैं। देखिए एक फार्मूला आप जानते हो, फ्लेक्सिबल फार्मूला। फ्लेक्सिबल फार्मूला क्या होता है, बेंडिंग फार्मूला को ही बोला जाता है। तो एम अपॉन में आई होता है, एम अपॉन में आई होता है, उसके बाद क्या होता है, एम अपॉन में आई होता है, फिर सिग्मा बी अपॉन में वाई होता है। चलिए ये दुए फार्मूला का यूज करके हमें यहाँ पर बनाना है। सो ज्यादा फार्मूला नहीं जानते हैं क्योंकि आगे पूरा पूरा फार्मूला प्रूफ करना ही है। तो एम अपॉन में यहाँ प्रूफ करने लगेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इतना फ्लेक्सिबल फार्मूला इतना आप याद रखिए, उसके बाद हम बताएंगे। आगे भी होता है, लेकिन आगे होता है क्या, आगे होता है आर अपन में, आर अपन में आई होता है। नहीं देखिए एम अपन में आई, देखिए फ्लेक्सिबल फॉर्मूला क्या होता है, एम अपन में आई और सिग्मा बी अपन में वाई हो जाएगा। उसके बाद जो होता है, उसके बाद ई अपन में आर होता है, ई अपन में आर होता है। अब यहाँ बात आता है कि कौन कौन से कौन मतलब फ्लेक्सिबल फॉर्मूला यही है। आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, फ्लेक्सिबल फॉर्मूला यही आपका है। ठीक है। एम जो होता है वो क्या होता है, एम जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। आई जो है, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और सिग्मा बी जो फ्लेक्सिबल यानी कि बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस आता है उसको सिग्मा बी बोलते हैं। वाई जो है वह वाई एक्सिस होता है। इस तरह से होता है ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जो है रेगुलर वेलोसिटी। अब इस तरह से जो आर एक कांस्टेंट होता है, भी मान सकते हैं। अब इस तरह से तो फिलहाल चलिए हटाइए, उस सब उतना विस्तार में चलेंगे तो डीप में जाएंगे तो लेट हो जाएगा, यानी कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर से। देखिए अगर हम ले लें यहाँ पे P अपन में A, P अपन में A, एम की जगह हम देखिए हमको लाना है सिर्फ जेड, यानी कि हमको किस किस से मतलब है, एम से मतलब है सिर्फ एम से सिर्फ मतलब है एम लिख दिए। अब हमको लाना है जेड, लाना है जेड। और जेड बराबर हम जानते हैं, जेड क्या होता है, जेड होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी एम जो है वह एम क्या है यहाँ पर, एम जो होता है वह मास है। एम जो होता है यहाँ पर वह मास है। एम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होता है। एम जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर भी बार बार बता रहे आपको, एम जो होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होता है। एम जो मास होता है किसी भी भौतिक किसी भी शेप का। और जेड जो होता है ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। जेड का जो फॉर्मूला होता है आई अपन में वाई होता है, आई अपन में वाई होता है। आई अपन में वाई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई जो होता है वो वाई एक्सिस होता है किसी भी सेक्शन का, वाई एक्सिस हाफ। ठीक है। अब अगर कहा जाए तो हमको लाना है जेड, और जेड बराबर जानते हैं हम आई अपन में वाई होता है, आई अपन में वाई होता है। अब चलिए या गलत हो गया यार, कांस्टेंट गलत जा रहे हैं, ये नहीं होता। देखिए अब हम यहाँ पर इसेंट्रिसिटी, मेन मकसद था मेरा इसेंट्रिसिटी को निकालना, तो इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। अब देखिए फोर्स अपॉन में एरिया हम लिख देते हैं ए। मूवमेंट, मूवमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, सो देखिए मूवमेंट का डिफिनेशन होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट का डिफिनेशन होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
इस स्ट्रक्चर पे जो सिमेट्रिकली का जो कॉलम था उस पर फोर्स जो लग रहा है वो पी लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है पी लग रहा है। और इन दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब दोनों के आमने सामने के जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो आपको ई है, यानी कि मूवमेंट यहाँ पर क्या आया पी इंटू में ई है, तो मूवमेंट पी इंटू में ई अपॉन में जेड। अब यहाँ जो P है इस तरह से P ये P दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1 अपॉन में एरिया बराबर में E अपॉन में जेड। अब हमको लाना है क्या, इसेंट्रिसिटी, जो कि E से डिनोट किया जाता है। E बराबर अगर हम यहाँ लाते हैं तो जेड अपॉन में A हो जाता है, जेड अपॉन में A हो जाता है, जेड अपॉन में A हो जाता है। यानी कि जो आपका यहाँ से देखा जाए तो इसेंट्रिसिटी का जो लिमिट होता है वह जेड अपॉन में A ही होता है, यानी इसेंट्रिसिटी का जो लिमिट है वह जेड अपॉन में एरिया से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी आपका लिमिट जो है यही है नो टेंशन के केस में, नो टेंशन के केस में। एक कब है भाई, नो टेंशन, यानी कि टेंशन नहीं देने के केस में। सो गाइस आप क्या कीजिए, अब आप नोट कर लीजिए जितना भी अभी आपको समझाए हैं वहाँ वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आप वहाँ से नोट कर ले, क्योंकि नोट करना बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरह से लाया गया है, जितना आपको समझाए उसी तरह से यहाँ पर नोट्स आपको दिया गया होगा। सो नोट्स नहीं मिस करें, आप जल्दी से इसको नोट डाउन करें। अब हम जानेंगे डिफरेंट सेक्शन का इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी का यही लिमिट है जेड अपॉन में ए, और इसी का फॉर्मूला यूज करके, यानी कि जैसे अभी हम फ्लेक्सिबल फार्मूला आपको बताए थे कि कैसे हमको जेड निकालना होगा, एरिया निकालना होंगे, तो सॉरी जेड निकालने होंगे, तो अभी तो जस्ट ये फार्मूला यूज करके हम डिफरेंट सेक्शन का इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है डिफरेंट इसेंट्रिसिटी का, वो भी आपको पूछा है एग्जाम में, वो भी आपको पूछा है एग्जाम में 2018 में ही, कि ऑब्जेक्टिव में पूछा है या 4 नंबर में पूछ सकता है, दे देगा आपको। क्या पूछा है, तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर डिफरेंट सेक्शन, यानी कि डिफरेंट सेक्शन का लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या होता है वो आपको बताना है। अब डिफरेंट सेक्शन क्या होते हैं जरा इस पर भी गौर करते हैं। तो एक सेक्शन इस तरह से होता है, इस तरह से एक सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर सेक्शन है। और एक सेक्शन इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। और एक सेक्शन इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर सॉरी सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। यानी इस तरह स्क्वायर है तो इस तरह रेक्टेंगुलर है तो इस तरह सर्कुलर है, और बहुत सारा यानी बहुत सारा स्क्वायर होता है। एक और जान लेते हैं, इस तरह से जो सेक्शन होता है इसको बोला जाता है एक ट्रायंगल सेक्शन, और इस तरह से जो सेक्शन होता है, इस तरह से जो सेक्शन होते हैं, इस तरह से एक सेकंड, इस तरह से जो सेक्शन होता है उसको हेक्सागोनल सेक्शन, या इस तरह से जो सेक्शन होता है इस तरह से बहुत सारा सेक्शन है, या तो इस तरह से सेक्शन भी कर सकते हैं, इस तरह से बेलन के सेक्शन, यानी डिफरेंट सेक्शन आपको देंगे, उसका आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो चलिए हम जानते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी निकालना। सबसे पहला रेक्टेंगुलर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, वो भी फिगर के मदद से। सबसे पहले हम जानते हैं पहला जो पॉइंट है वह रेक्टेंगुलर सेक्शन का,
रेक्टेंगुलर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी हमें निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकालना है। ये आपका रह गया फिगर, ये आपका क्या है जी, फिगर है, जिसका अगर डेप्थ देखा जाए तो डी, डेप्थ को डी मान लीजिए और विड्थ को बी मान लेते हैं। इस तरह से आपका जो सी जी लाइज करेगा वो सी जी ये है मान लीजिए। इस तरह से आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपका पी है। इस तरह से जो डिस्टेंस है वह ई है, इसेंट्रिसिटी ई है। यानी हमको रेक्टेंगुलर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी निकालना था, तो हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ए बी सी डी का फिगर ले लिए, जो जिस पर एक्सटर्नल लोड पी एक्ट हो रहा है, जिसका इसेंट्रिसिटी ई मान लिए, और सी डी है और बी है। जितना भी अभी हम जान रहे हैं इसेंट्रिसिटी निकालना, वह किसके एक्सिस के अबाउट, वन एक्सिस के अबाउट जान रहे हैं। वन एक्सिस के अबाउट मतलब लोड लग रहा है तो इसेंट्रिसिटी कंसीडर हो रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, या तो एक्स एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस होगा, दोनों में से कोई एक्सिस होगा, लेकिन वन एक्सिस ही होगा। फिर जानेंगे दो एक्सिस क्या है अबाउट निकालने के लिए, दो एक्सिस का नोमेनक्लेचर सोल्व करेंगे, सब टेंशन मत ले। चलिए रेक्टेंगुलर सेक्शन का हम निकालते हैं नो टेंशन के केस में, यानी कि लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी के केस में। ठीक, तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी के बारे में हम जाने कि आपको जेड अपॉन में ए होता है। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी के बारे में हम जाने कि जेड अपॉन में ए होता है, जेड अपॉन में ए होता है। अब याद करा कहीं ना, वही ना जहिना हम बताए थे क्या, फ्रेज लेवल फार्मूला फिर से देख लीजिए, एम अपन में आई, उसके बाद सिग्मा बी अपन में वाई, उसके बाद ई अपन में आर बताए थे, सारा का सारा मान भी बताया कैसे निकलता है। देखिए एम अपन में आई, हमको लाना है यहाँ क्या, जेड, और हम जानते हैं जेड क्या होता है, हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जेड। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जेड है तो आई अपन में वाई होता है, आई अपन में वाई होता है। तो आई अपन में वाई होता है तो ई बराबर हम लिख सकते हैं जेड बराबर क्या, आई अपन में वाई, आई अपन में वाई इंटू में एरिया, इंटू में एरिया। अब देखिए इंटू में एरिया आई। अब आ गया बात, आई यहाँ क्या है जी, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई क्या है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई क्या है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है, आई जो होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, वह बी डी क्यू अपन में, बी डी क्यू अपन में 12 होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का, बी डी क्यू अपन में 12 होता है। आपको ये सब कुछ डाटा याद करने पड़ेंगे। तो अब कैसे इसको निकालता है, इतना डीप में अगर जाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, सो वीडियो सिलेबस के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो बी डी क्यू अपन में 12 आपका आई होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दे आई बराबर बी डी क्यू अपन में 12 और बच गया आपका वाई, तो y जो होता है y एक्सिस ए आपका है, आप ए y एक्सिस कंसीडर किए हैं, तो जो y होता है वो डेप्थ यानी कि जिस भी एक्सिस का लीजिएगा उसका हाफ होता है, समझिएगा। y जो होता है कोई भी ये एक्सिस ले उसका हाफ होता है, तो आपका y एक्सिस ए है तो d का हाफ हो जाएगा, यानी d का सॉरी यहाँ पर d का हाफ हो जाएगा। अब बच गया ए। रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया क्या होता है आपका, b गुने डी, बी गुने डी, यानी कि बेस गुने डेप्थ, बेस गुने डेप्थ। तो एरिया अगर हम बी गुने डी लिख देते हैं। अब यही आपका आ गया, इसमें आंसर है। इसेंट्रिसिटी निकालना कुछ भी नहीं है। देखिए आपका डी से डी है वो कैंसिल हो गया, 2 से 12 कैंसिल, तो बच गया आपका बी डी स्क्वायर अपन में 6 अपन में बी गुने डी, अपन में बी गुने डी, डी से बी कैंसिल है, और डी से और कैंसिल, यानी कि डी अपन में 6। यानी आपको जब रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी आपका डी अपन में 6 आ जाएगा। आप किसी भी एक्सिस से लीजिएगा तो आपका जो आएगा वह डी अपन में 6 आ जाएगा। या तो अगर हम एक्स एक्सिस के, देखिए अभी तो हम किस एक्सिस के अबाउट लिए थे, इस एक्सिस के अबाउट लिए थे, यानी कि डेप्थ के अबाउट लिए थे। ये कब आएगा, जब हम टैग करेंगे, एक सेकंड, जब हम टैग करेंगे डेप्थ के अबाउट। अब हम देखते हैं बी, यानी कि अब इस एक्सिस के अबाउट लेते हैं, तब क्या होगा। अब हम देखते हैं इस एक्सिस के अबाउट लेते हैं तब क्या होगा। तो फिलहाल अब देखते हैं एक्स एक्सिस ये हो गया, फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा, चिंता मत कीजिए।
तो यहाँ से हम वर्कआउट करते हैं। अब देखिए आई तो आपका जो आया था वह इस तरह से था, BD/12 और वाई फिलहाल माने कि पहले हम इस एक्सिस के अबाउट लेते हैं, अब इस एक्सिस के अबाउट लेते हैं। तो बेस का हाफ लेते हैं, एरिया तो जस्ट के 10 ही रहेगा। तो देखते हैं बी से बी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, अब 2 से 6 कैंसिल, यानी कि बच गया यहाँ पर कितना भाई, तो बच गया यहाँ पर DQ/6/B गुना में D। एक और डी से एक और डी कैंसिल हो गया, बच गया आपका D²/6 गुना में BD कितना बच गया, यानी कि DB²/6 इंटू में BD। ठीक है, देखिए अब जो आपका आया वह इस एक्सिस के अबाउट आया था, इस एक्सिस के अबाउट D/6 आया था। अब लेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट ले तो BDQ हुआ था, अब इस एक्सिस के अबाउट लेंगे तो DBQ/12 होगा। उसके बाद आपको जो आएगा वो B के हाफ आ जाएगा, उसके बाद एरिया तो जस्ट के 10 रहेगा। ये 2 से 12 कैंसिल हो जाए 6 बार में, एगो B से एगो B कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका DB²/6/B गुना में D। ठीक है, तो D से D कैंसिल, B से B कैंसिल, B/6 आ गया। यानी कि जब आप बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करेंगे, बेस अबाउट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कंसीडर करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। उस समय मोमेंट ऑफ नहीं बताया थे, लेकिन उस समय जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट लिए थे तो उसका हाफ किए थे। अब इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके हाफ अबाउट लेंगे तो इसका हाफ करेंगे, तब आपका इसेंट्रिसिटी जो आएगा वो या तो B/6 या तो D/6 के अंदर में ही जाएगा। यही आपका लिमिट हो जाएगा इसेंट्रिसिटी का रेक्टेंगुलर सेक्शन का, क्या तो B/6 इंटू D/6 दो या कैसे आएगा। सो गाइस आप क्या कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम सर्कुलर सेक्शन के अबाउट निकाल के आपको दिखाएंगे। तो यार यहाँ पर एक ही चीज को याद रखना है, या तो आप बनाने के लिए सीख जाइए या तो आप याद कर ले, दो ही रीजन है। तो याद कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन समझ जाएगा तो उससे बेहतर रहेगा, ताकि आप किसी को समझा सके। तो इसको नोट कीजिए, हर मेरी फटाक दीजिए। अगला हम चलते हैं, आप सर्कुलर सेक्शन का निकालेंगे लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। चलिए हम जानते हैं सर्कुलर सेक्शन का लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी